नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी फिर से सोमेंद्र सुबोध की फरमाइश पर बनाई गई है। सोमेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह बात उस वक्त की है जब संजय अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश था। वो एक मामूली दिहाड़ी मजदूर था। रोज सुबह उठता, काम पर जाता और शाम को थके हारे घर लौट आता। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, कोई बड़ा मकान नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां उसकी पत्नी मीरा और उसका 6 साल का बेटा आर्य रहते थे। पर फिर भी संजय के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। गांव के लोग उसे अच्छा इंसान मानते थे। कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। बस अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर वालों का पेट भरता था। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही होने वाला था संजय की जिंदगी में। वो एक अक्टूबर की रात थी। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और आसमान में बादल घिरे हुए थे। संजय उस दिन शहर में एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। काम देर तक चला और जब तक वो निपटे रात के 9 बज चुके थे। उसने अपनी मजदूरी ली और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, करीब 5 किलोमीटर का। बस तो छूट चुकी थी, इसलिए उसके पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, संजय की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। गांव का रास्ता एकदम वीरान था। दोनों तरफ खेत थे और बीच में एक संकरी पगडंडी। दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखता था। बस एक पुराना पीपल का पेड़ था जो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। गांव के लोग उस पेड़ के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि रात को वहां से गुजरना खतरनाक है। पर संजय कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि ये सब बेकार की अंधविश्वास की बातें हैं। पर उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के साथ कोई अनदेखी मौजूदगी चल रही हो। संजय अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाने लगा। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मीरा और आर्य उसका इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से सिसक रहा हो। संजय रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो फिर से चलने लगा, पर कुछ कदम चलते ही वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ। कोई है? संजय ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। पर फिर एक और आवाज आई, इस बार एक बच्चे की। बच्चा हल्के से रो रहा था। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आसपास देखा। कोई नहीं था। पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जैसे कोई उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। संजय की सांसें रुक गईं। उसने बहुत धीरे से पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई। जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास जमीन पर गीले छोटे पैरों के निशान थे। वो निशान ताजे थे, जैसे अभी अभी कोई बच्चा वहां से गुजरा हो। पर यहां पानी कहां से आया? और इतनी रात को कोई बच्चा यहां क्या कर रहा होगा? संजय के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा। करीब 20 मिनट बाद वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं और पूरा शरीर पसीने से तर था। मीरा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। संजय को इस हालत में देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीरा ने पूछा। संजय ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अंदर गया और पानी पिया। फिर आर्य को देखा जो कोने में खिलौने से खेल रहा था। उसे देखकर थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा
शायद वो सब उसका वहम था। थकान की वजह से दिमाग ने कुछ गड़बड़ दिखा दी होगी। रात को खाना खाने के बाद संजय सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उन गीले पैरों के निशान याद आ रहे थे और वो आवाज, वो बच्चे के रोने की आवाज। आखिर में थकान की वजह से उसकी आंख लग गई और फिर वो सपना आया। संजय ने खुद को उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ की डालियां हवा में हिल रही थीं, पर हवा थी नहीं। तभी उसने देखा एक औरत उसकी तरफ चल रही थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। औरत की साड़ी फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, पर सबसे डरावनी बात उसका चेहरा था। उसका चेहरा बिल्कुल राख जैसा सफेद था और आंखों से काला गाढ़ा पानी बह रहा था। वो पानी नहीं था, खून था, काला खून। औरत धीरे धीरे संजय के पास आई। बच्चा उसकी गोद में बिल्कुल शांत था, जैसे मर गया हो। औरत ने अपना चेहरा संजय के बिल्कुल करीब लाया। उसकी सांसों से सड़ी मछली जैसी बदबू आ रही थी। मुझे पहचानो, उसने धीमी भारी आवाज में कहा। संजय चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और संजय की बांह को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, पर उससे ऐसा जलन हो रहा था जैसे किसी ने गर्म लोहा छुआ दिया हो। तुम्हें याद करना होगा, औरत फिर से बोली, और फिर सब कुछ काला हो गया। संजय चीखते हुए उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मीरा भी डर गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। संजय ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बांह की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। उसकी बांह पर 5 छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी नन्हे बच्चे के हाथों के निशान, और वो निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। संजय समझ गया था, यह सिर्फ सपना नहीं था। कुछ शुरू हो चुका था, कुछ जो खत्म होने वाला नहीं था। अगली सुबह संजय बहुत परेशान उठा। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार उस औरत का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था और अपनी बांह पर बने उन निशानों को देखकर तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसने मीरा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीरा डर न जाए। संजय काम पर गया, पर पूरे दिन उसका मन उलझा रहा। दोस्तों ने पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को काम खत्म करके जब वो गांव की तरफ लौटा, तो उसने सोचा कि इस बार वो उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते से नहीं जाएगा। वो दूसरे रास्ते से गया जो थोड़ा लंबा था, पर कम से कम उस डरावनी जगह से तो बचा रहता। पर जब वो गांव पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। गांव के मुख्य चौराहे पर बहुत भीड़ इकट्ठा थी। लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। संजय ने एक पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ है। अरे भाई, तुमने सुना नहीं? आज सुबह रामू काका के घर में कुएं का पानी लाल हो गया, बिल्कुल खून जैसा। और कल रात कई लोगों ने बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें सुनी, पर जब देखने गए तो वहां कोई नहीं था, पड़ोसी ने बताया। संजय की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वो घर की तरफ भागा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर भी डर था। संजय, तुमने सुना? पूरे गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई बुरी आत्मा गांव में घूम रही है, मीरा ने कहा। संजय ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अंदर गया और बैठ गया। आर्य उसके पास आया और उसकी गोद में बैठ गया। पापा, आप ठीक हो? छोटे से आर्य ने पूछा। संजय ने उसे गले लगा लिया। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। शाम को गांव के बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये सब बातें नई नहीं हैं। कई साल पहले भी ऐसा हुआ था। उस समय भी पीपल के पेड़ के पास अजीब चीजें होती थीं, और तब एक परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया था। कौन सा परिवार? किसी ने पूछा। एक मजदूर, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा। उस मजदूर का नाम संजय था। यह सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नाम भी संजय था। यह कैसे हो सकता है? वो परिवार कैसे मरा था? संजय ने कांपते हुए पूछा। किसी को नहीं पता। एक दिन अचानक उनकी झोपड़ी में आग लग गई।
तीनों उसी में जलकर मर गए। पर अजीब बात यह है कि आग सिर्फ उनकी झोपड़ी में ही लगी थी, बाकी कहीं नहीं फैली, और उनके शरीर इतने जल गए थे कि पहचाना नहीं जा सका कि वो कौन थे, बुजुर्ग ने बताया। और उनकी झोपड़ी कहां थी? संजय ने पूछा। पीपल के पेड़ के पास ही, एक खंडहर में। वो खंडहर अब भी वहीं है। संजय को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो उठा और बिना किसी से कुछ कहे घर की तरफ चल दिया। मीरा ने पीछे से आवाज दी, पर उसने नहीं सुना। उसे बस एक ही बात समझनी थी, आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन संजय काम पर नहीं गया। वो सुबह सुबह उस खंडहर की तरफ चल पड़ा जो पीपल के पेड़ के पास था। दिन के उजाले में भी वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारें टूटी हुई थीं, छत गिर चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा हुआ था। संजय ने अंदर जाकर देखा। वहां कुछ पुराने बर्तन, जली हुई लकड़ियां और राख फैली हुई थी। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक टूटी हुई लाल चूड़ी थी। उसने उसे उठाया। चूड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, पर फिर भी उस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। फिर उसे वहीं पास में एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना मिला, एक घोड़ा, वैसा ही जैसा आर्य के पास था। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने और खोजबीन की और फिर उसे एक फटा हुआ कपड़ा मिला। वो कपड़ा भी खून से सना हुआ था और उस पर जलने के निशान थे। अचानक हवा में एक बच्चे की हंसी गूंजी। संजय के रोंगटे खड़े हो गए। पापा! वो आवाज बिल्कुल आर्य की तरह थी। संजय ने तुरंत मुड़कर देखा। सामने एक धुंधला साया खड़ा था, एक छोटे बच्चे का, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं और वो पूरी तरह से काली थी। संजय के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो पीछे हटने लगा, पर उसके पैर कांप रहे थे। तभी एक औरत की आवाज आई, वही आवाज जो उसने सपने में सुनी थी। हम मरे नहीं हैं, हमें मारा गया है। संजय का दिमाग घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो वहां से भागकर बाहर आया और सीधे घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने मीरा को सब कुछ बता दिया। मीरा भी डर गई, पर उसने संजय को समझाने की कोशिश की कि शायद वो सब उसका वहम है। पर संजय को पक्का यकीन हो गया था। वो समझ चुका था कि गांव में भटकने वाली आत्मा उसकी अपनी ही है, किसी और जन्म की। वो परिवार जो उस आग में जलकर मर गया था, वो कोई और नहीं, वो खुद मीरा और आर्य थे। पर अब सवाल यह था, उन्हें किसने मारा था और क्यों? उस रात संजय को फिर से वही सपना आया, पर इस बार औरत ने कुछ और कहा। तुम्हें सच जानना होगा। पेड़ के नीचे देखो, वहीं छुपा है सब कुछ। सुबह उठते ही संजय फिर से उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। उसे जानना था कि आखिर सच क्या है। उसे जानना था कि उन्हें किसने मारा था, और उसे पता था कि जवाब उसी पेड़ के नीचे कहीं छुपा है। संजय जब दोबारा उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो दिन का उजाला था। धूप में भी वो जगह किसी तरह की राहत नहीं दे रही थी। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे पूरी जगह पर किसी अनदेखी ताकत का बोझ हो। पेड़ की जड़ें बहुत मोटी और पुरानी थीं, मानो सालों साल से वो जमीन को कसकर पकड़े हुए हों। संजय ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और पेड़ के तने को छुआ। जिस पल उसका हाथ पेड़ से लगा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पेड़ जिंदा हो और उसकी नब्ज चल रही हो। उसने जल्दी से हाथ हटा लिया। यहीं कहीं है, संजय ने खुद से कहा। उसने पेड़ के चारों तरफ जमीन खोदना शुरू किया। उसके पास कोई फावड़ा नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी थी जो वहीं पड़ी थी। वो उसी से मिट्टी हटाने लगा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे कुछ महसूस हुआ। जमीन के अंदर कुछ सख्त चीज थी। उसने और तेजी से मिट्टी हटाई और फिर उसने देखा एक पुराना लोहे का डिब्बा जो पूरी तरह जंग खाया हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। डिब्बा जाम हो चुका था, पर थोड़ी जोर लगाने के बाद वो खुल गया। अंदर कुछ चीजें थीं, एक काली धागे में बंधी हुई तावीज, कुछ जली हुई हड्डियां और एक पुरानी तस्वीर। संजय ने तस्वीर को उठाया और ध्यान से देखा। तस्वीर में एक आदमी था जो किसी तांत्रिक की तरह दिख रहा था।
उसके माथे पर तिलक था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक त्रिशूल था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो आदमी गांव का ही चौधरी निकला, चौधरी राम सिंह, गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी, वही आदमी जिसके पास गांव की आधी जमीन थी और जो हमेशा दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश में रहता था। संजय के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे याद आया कि बुजुर्गों ने बताया था कि जिस परिवार की मौत हुई थी उस परिवार के पास एक छोटी सी जमीन थी और चौधरी उस जमीन को हड़पना चाहता था। तो यह सच है, संजय ने धीरे से कहा। तभी अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में बादल घिराए और दिन में भी अंधेरा छा गया। संजय ने चारों तरफ देखा और उसका दिल धक से रह गया। पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। संजय ने हिम्मत करके देखा, वहां एक औरत की परछाई थी, लंबी, काली और बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे धीरे वो परछाई आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी, संजय को उसका चेहरा दिखने लगा। वही औरत थी जो उसके सपने में आई थी। उसका चेहरा अब भी राख जैसा सफेद था और आंखों से काला खून बह रहा था, पर इस बार उसकी गोद में बच्चा नहीं था। तुमने देख लिया? सच, औरत ने धीमी आवाज में कहा। संजय की जबान जैसे बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। औरत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं मीरा हूं, तुम्हारी पत्नी, उस जन्म की। संजय की आंखें फटी रह गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और तुम भी वही संजय हो, बस अब दूसरे शरीर में। हमने फिर से जन्म लिया है, पर हमारी आत्माएं शांत नहीं हैं, क्योंकि हमारी मौत नहीं थी, वो हत्या थी। मीरा की आत्मा ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। बरसों पहले जब वो जिंदा थे, चौधरी राम सिंह उनकी जमीन हड़पना चाहता था। उसने कई बार उन्हें धमकाया, पर संजय नहीं माना। तब चौधरी ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए कहा। उस तांत्रिक ने एक काली विद्या का इस्तेमाल किया। उसने एक तावीज बनाई जिसमें पिशाचिनी को बांधा गया था। फिर उसने उस तावीज को संजय की झोपड़ी के पास गाड़ दिया। उसी रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई, पर वो आग साधारण नहीं थी, वो तांत्रिक आग थी जो बुझती ही नहीं थी। तीनों जलकर मर गए और चौधरी ने उनकी जमीन हड़प ली। पर तांत्रिक ने एक गलती की, मीरा की आत्मा ने कहा। उसने हमारी आत्माओं को मुक्त नहीं किया। हम इस पेड़ के पास ही भटकते रहे। और अब तुम फिर से यहां आए हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को याद है कि यहां क्या हुआ था। संजय के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अब सब कुछ समझ आ रहा था। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था जो गलती से उस रास्ते से गुजरा था, वो उस परिवार का ही दोबारा जन्म था। तो अभी जो मीरा और आर्य हैं? संजय ने कांपते हुए पूछा। हां, वो भी वही हैं। हम सब फिर से मिले हैं, पर जब तक इस अन्याय का बदला नहीं मिलेगा, हम शांति से नहीं रह सकते। तभी अचानक पेड़ कांपने लगा, जमीन फटने की आवाज आई। संजय पीछे हटा। पेड़ की जड़ों के बीच से जमीन धीरे धीरे खुलने लगी और वहां से एक आदमी का साया निकलकर सामने आया। चौधरी राम सिंह। पर वो मरा नहीं था, वो जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। सोचा था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, चौधरी ने कहा, पर तुम फिर से यहां आ गए। अच्छा हुआ, अब तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। चौधरी के हाथ में एक खोपड़ी थी, इंसानी खोपड़ी, और वो मंत्र पढ़ने लगा। हवा और तेज हो गई, पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगीं और फिर चारों तरफ से काली परछाइयां निकलने लगीं। मीरा की आत्मा ने संजय की तरफ देखा। भागो, अभी भागो। पर संजय के पैर जम गए थे, वो हिल नहीं पा रहा था। चौधरी के मंत्र और तेज होते जा रहे थे और अब उस खोपड़ी से धुआं निकलने लगा था। संजय को समझ आ गया कि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, अब उसे लड़ना होगा। चौधरी के मंत्रों की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और खोपड़ी से निकलता धुआं अब काला और घना हो गया था। वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसमें से कई चेहरे उभर रहे थे, भयानक, विकृत चेहरे। वो सब चीख रहे थे,
संजय ने मीरा की आत्मा की तरफ देखा। वो भी डरी हुई लग रही थी। तभी अचानक जमीन से और परछाइयां उठने लगीं। ये वो सभी आत्माएं थीं जिनकी चौधरी और उस तांत्रिक ने बलि दी थी। कई मासूम लोग जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो चौधरी चाहता था, जमीन, पैसा या सिर्फ सत्ता। तुम सबको खत्म कर दूंगा, चौधरी चिल्लाया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। उन सभी आत्माओं ने एक साथ चौधरी को घेर लिया। वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगी। चौधरी ने और तेज मंत्र पढ़े, पर आत्माएं रुकी नहीं। मीरा की आत्मा ने संजय की तरफ देखा। तावीज, उस तावीज को जलाओ, वही इन सबको बांधे हुए है। संजय ने तुरंत वो डिब्बा उठाया जिसमें तावीज थी। उसने उसे बाहर निकाला। तावीज काले कपड़े में लिपटी हुई थी और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। संजय के हाथों में वो बहुत भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा बोझ हो। जलाओ इसे अभी, मीरा चिल्लाई। संजय ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक तीली जलाई और तावीज के पास ले गया। पर जैसे ही आग तावीज को छूने वाली थी, एक तेज हवा का झोंका आया और तीली बुझ गई। चौधरी ने जोर से हंसना शुरू किया। सोचा था इतना आसान होगा। यह तावीज साधारण नहीं है, इसमें पिशाचिनी की शक्ति है। तभी उस तावीज से एक काली परछाई निकली। वो परछाई एक औरत का रूप लेने लगी, पर वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। आंखें पूरी तरह सफेद थीं और दांत नुकीले थे जैसे किसी जानवर के। पिशाचिनी, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। पिशाचिनी ने संजय की तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। संजय पीछे हटने लगा, पर उसके पैर किसी जड़ में फंस गए और वो गिर गया। पिशाचिनी उसके बिल्कुल ऊपर आ गई। उसकी सांसों से सड़ी लाशों जैसी बदबू आ रही थी। उसने अपने नुकीले नाखून संजय के गले की तरफ बढ़ाए। नहीं! एक छोटी सी आवाज गूंजी। वहां एक बच्चे की आत्मा खड़ी थी, आर्य। उसने पिशाचिनी के सामने खड़े होकर अपने हाथ फैला दिए। मेरे पापा को मत छुओ। पिशाचिनी ने एक झटके में बच्चे को दूर फेंक दिया, पर इससे दूसरी आत्माओं में गुस्सा आ गया। वो सब एक साथ पिशाचिनी पर टूट पड़ी। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि संजय के कान फटने लगे। मीरा ने संजय को उठाया। अभी अभी जलाओ तावीज को। संजय ने फिर से माचिस निकाली। इस बार उसने पूरा डिब्बा ही तावीज के साथ आग के हवाले कर दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर अचानक तावीज से एक तेज चमक निकली। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरा पेड़ हिल गया। पिशाचिनी चिल्लाने लगी। उसका शरीर जलने लगा। चौधरी भी चीखने लगा। उसकी चमड़ी से धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मरूंगा नहीं, वो चिल्लाया। पर तावीज पूरी तरह जल चुकी थी और उसके साथ ही पिशाचिनी की शक्ति भी खत्म हो गई। वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में सुनाई दी। चौधरी का शरीर अब राख में बदलने लगा था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें सिर्फ डर दिख रहा था। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर राख बन गया और हवा में उड़ गया। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। आत्माएं अब शांत हो गई थीं। आसमान में बादल हटने लगे और सूरज की किरणें पेड़ पर पड़ने लगीं। मीरा की आत्मा संजय के सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों से अब काला खून नहीं बह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। हम मुक्त हो रहे हैं, उसने कहा। छोटे आर्य की आत्मा भी उसके पास आ गई। वो भी मुस्कुरा रहा था। दोनों धीरे धीरे रोशनी में नहाने लगे। पर तभी मीरा ने कुछ ऐसा कहा जिससे संजय का दिल डूब गया। हम मुक्त हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें यहां रहना होगा, हमारी जगह। क्या? संजय ने पूछा। तुम अब इस जगह के रक्षक हो। तुम्हारी आत्मा यहां रहेगी और इस जगह की रक्षा करेगी। यह नियम है। कोई ना कोई तो यहां रहना ही होगा। संजय की आंखों में आंसू आ गए। पर मेरा परिवार, मीरा और आर्य, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें पता चल जाएगा और एक दिन जब सही समय आएगा तुम भी मुक्त हो जाओगे।
संजय के शरीर से धीरे धीरे रोशनी निकलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। वो चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। मीरा और आर्य की आत्माएं रोशनी में घुल गईं और गायब हो गईं। संजय अकेला रह गया। उसका शरीर वहीं पेड़ के नीचे गिर गया और उसकी आत्मा वो पेड़ के साथ एक हो गई। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे संजय का शरीर मिला। वो मर चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली हो। मीरा रोती रही। छोटा आर्य समझ नहीं पा रहा था कि उसके पापा क्यों नहीं उठ रहे। गांव वालों ने संजय का अंतिम संस्कार किया, पर उस दिन से पीपल के पेड़ के पास अजीब चीजें होने लगीं। रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरता तो उसे एक आदमी की परछाई दिखती, एक मजदूर की, जो वहां खड़ा होता और हर आने जाने वाले को देखता रहता। पर अब कोई डरता नहीं था, क्योंकि गांव में अब कोई बुरी घटना नहीं होती थी। कुएं का पानी लाल नहीं होता था। रात को बच्चों की आवाजें नहीं आती थीं। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि संजय की आत्मा अब उस जगह की रक्षा कर रही है। और सच में जब भी कोई बुरा इंसान उस रास्ते से गुजरता तो उसे वो परछाई दिखती और वो डर कर भाग जाता। कई महीनों बाद मीरा अपने छोटे आर्य के साथ उस पेड़ के पास गई। उसने वहां एक दिया जलाया और फूल चढ़ाए। मुझे पता है तुम यहां हो, मीरा ने कहा। मुझे पता है तुम हमें देख रहे हो, और मुझे पता है कि तुमने हमारी रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मीरा के बालों को सहलाया हो। आर्य ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। पापा, उसने धीरे से कहा। उस रात मीरा को सपने में संजय दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूं, तुम दोनों की चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और एक दिन जब सही समय आएगा मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। तब तक मैं यहां इस गांव की रक्षा करूंगा। आज भी अगर कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पहले एक बच्चे की हल्की सी हंसी, फिर एक औरत की धीमी आवाज, धन्यवाद, और फिर भारी कदमों की आवाजें, एक मजदूर के कदमों की जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लोग कहते हैं कि वो संजय है, जो अब इस गांव का रक्षक बन गया है। वो अच्छे लोगों की रक्षा करता है और बुरे लोगों को सबक सिखाता है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि इंतजार कर रहा है। किसी का इंतजार, शायद उस अगली आत्मा का जो उसकी जगह लेगी, या फिर उस दिन का जब वो खुद मुक्त हो सकेगा। कोई नहीं जानता, पर अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो जरा रुककर उस पीपल के पेड़ को देखिएगा। शायद आपको भी वो परछाई दिख जाए, और अगर दिख जाए तो घबराइएगा मत। बस इतना याद रखिएगा, अगर आपके इरादे साफ हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, पर अगर नहीं है तो भगवान ही मालिक है।